देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये वाले को, सॉरी ये वाले को देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे ई डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ये क्या नाम है 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, और हम यहाँ पे आर क्या लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, एक्स साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये थीटा है, तो ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 30 माइनस 20 अपॉन एक्स साइन थीटा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये या इस क्वेश्चन में देखो कहाँ कह रहा है 200 MeV एनर्जी दिया गया है और कितना फिज़न हो रहा है, U235 एटम इतना फिज़न हो रहा है, और हमें पावर दिया गया है इतना। हमें बताना नंबर ऑफ़ फिज़न पर सेकंड, मतलब N/T हमें निकालना है। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू N/T इंटू क्या होता है एनर्जी। ठीक है, तो क्या करना ही है, N/T इज इक्वल टू P/W कर दो, P की वैल्यू रख दो, W की वैल्यू रख दो, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन में देखो, ये बहुत इजी था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखो एक बार। यहाँ पे बोल रहा है जो रिजल्टेंट C है वेक्टर A एंड B, वो कह रहा है परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर A के। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर C डॉट वेक्टर A क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी, C को हम लोग A प्लस बी डॉट A लिख सकते हैं, और ये A स्क्वायर प्लस बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉस थीटा आ गया माइनस A/B। अब कह रहा है वेक्टर C जो है वो वेक्टर A के बराबर है, चलो ठीक है। अब हम वेक्टर C को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर C स्क्वायर। देखो वेक्टर मतलब R हम जो निकालते हैं रिजल्टेंट, हम जानते हैं ना A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A, तो यहाँ A स्क्वायर आ गया, और ये लिख सकते हैं। फिर हम जो सॉल्व करेंगे तो B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा की जगह पे हम लोग ये रख देंगे वैल्यू माइनस A/B, तो यहाँ से B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस A/B होता है, तो हम यहाँ से B को क्या रख सकते हैं, अंडर रूट A रख सकते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो ये माइनस 1/√2 आएगा, मतलब 3π/4। ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन इजी था लेकिन अच्छे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था सही से। यहाँ पे बोल रहा है जो मास m है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, एंड ये क्या है डेंसिटी पे, और किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो हम जानते हैं ये वाले, ये हम लगाएंगे, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। तो क्या ही करना है हमको, v की पावर x मतलब x की वैल्यू पता लगानी है, तो यहाँ पे ये सब कुछ रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको बाद में देख लेना। नहीं एक बार फिर से तभी हम बता देते हैं, यहाँ पे ये खुद देख लेना इसको, यार समझ ही नहीं आ रहा है, और ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। ये क्वेश्चन देखो आपका ये वाले उसमें मान लीजिए t है, यहाँ भी आपका t ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका t होगा, और इसमें t होगा, और ये 2t होगा। देखो एक बात याद बता देती हूँ, ये जिससे अटैच्ड है, जिस वायर से अटैच्ड है, उस पर कितना टेंशन लग रहा है। जैसे मान लो इस पर t लग रहा है, इस पर 2t लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3t बराबर 3g आ जाएगा, मतलब t बराबर g, और इसमें t लग रहा था, हमें यही निकालना था कि ये m की वैल्यू क्या है, तो m बराबर इतना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो एक बात याद रखना है कि जिससे अटैच्ड होगा ये वायर, उसी का हमें टेंशन लेना है। उसके बाद ये देखो, इजी था बट पता नहीं इजी था, लेकिन मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। मास का भी रॉड दिया गया है, मतलब मास का रॉड एक दिया गया है, एक ब्लॉक का मास दिया गया है, तो यहाँ पे मास जो रॉड का आएगा वो जाहिर सी बात है बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा एक मास, यहाँ पे दिया गया है मास से में, तो बस यही भूल गई थी कि यहाँ पे मास ऑफ रॉड भी दिया गया है कि ये m होगा, और एक ब्लॉक है मास m। उसके बाद है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कह रहा है एक टैंक है, ठीक है, टैंक है, वो पहले तो फुली भरा हुआ है, उसके बाद कह रहा है 3/4 जो है वो एम्प्टी हो गया है, मतलब 3/4 एम्प्टी हो गया, मतलब सिर्फ बचा कितना है h/4, मतलब h/4 कितना बचा है 1/4 बचा है, और बाकी 3/4 गिर गया है।
तो हमें याद रखना है जो बचा हुआ है वाला है उसी को लेना पड़ता है। तो इनिशियल कंडीशन में अंडर H था और फाइनल कंडीशन में कितना हो गया, H/4 हो गया। फिर कह रहा है ये T1 सेकेंड लिया, फिर कह रहा है कि रिमेनिंग 1/4 फिर खाली हो गया, मतलब रिमेनिंग 1/4 मतलब √H/4 ये जो बचा हुआ था और माइनस 0 ये पूरा खाली हो गया। तो ये ऐसे निकालना है। तो बचा हुआ हमें जो लेना है ये, यहाँ देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक था। तो यहाँ पे था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है वाटर का एट इतना 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर एंड इट कन्वर्ट इनटू इट 1521 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है, लैटेंट हीट दिया गया था। तो Q = M/L निकाल लेंगे और हमें वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, P∆V से। तो देखो वर्क डन P∆V कितना आ जाएगा, ∆V 1520 इंटू, अब इसको चेंज भी तो करना है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻³ और ये फिर उसको फिर 1 atm पर 1 atm मीटर क्यूब को हम कैसे चेंज करते हैं, आई थिंक याद नहीं आ रहा, 101 ऐसे पास्कल करके करते हैं। तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। तो ये तो 152 जूल आ गया। क्यू हमें कितना दिया गया है, लैटेंट हीट दिया गया है 540। देखो यहाँ पे हमें मास नहीं दिया गया है, मास जो है यहाँ पे हम लोग इसको 1 ग्राम लेंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर = 1 ग्राम। तो यहाँ पे 1 ग्राम रखेंगे तो ये 540 इंटू क्या कर देंगे आप, ये कैलोरी में है तो 4.2 और ये इससे कर लेंगे। फिर हम जानते हैं इसमें हम रख लेंगे ΔU = Q - W। उसके बाद फिर आपका ये क्वेश्चन भी देख लेना तुम। ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है 2 वेव्स हैं, दिया गया है इक्वेशन y1 इतना एंड y2 इतना, इनके पास इक्वल इंटेंसिटी है कह रहा है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² के होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर दूसरे वाले में कह रहा है कि ये सिर्फ प्रोपोर्शनल होना चाहिए एम्पलीट्यूड के, तो ये बात गलत है क्योंकि A² और ω² दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये क्वेश्चन में मैंने ये रॉन्ग कर दिया था कि मैंने E0 की वैल्यू तो निकाल ली थी लेकिन हमें E की वैल्यू निकालनी थी, मतलब E = E0 - 0.06 log 0.2 अपॉन 0.01, ये हमको निकालना था E की वैल्यू। ये क्वेश्चन में देखो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 यूरिया इज लेस देन 0.1 KCl। ये बात सही है, क्यों, क्योंकि देखो ΔTB = Kb/m होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मोल होता है ना, तो मोल निकाल लो। तो यहाँ से हम मोल निकालेंगे, यूरिया का कितना आएगा 0.1 × 60, वही मोल ऑफ KCl 0.1 × 75 0.5 देखा जा रहा है। KCl का ज़्यादा मोल है एज़ कम्पेयर टू यूरिया, तो इसका मतलब ΔTB भी उन्हीं का ज़्यादा हुआ है। तो कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो कि दोनों सही है। तो दोनों ही सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि SI मतलब सिलिकॉन आपका सेमी मेटल होता है और आपके जो Ga मतलब गैलियम जो होते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है, मेटल होता है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 4D 5D में आपके सारे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अब जैसे ये दिया था PtCl4, ये भूल सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। PtCl4 - 2 है, तो इसका जब हम वो करेंगे तो यहाँ पे पेयरिंग होगी तो यहाँ DsP2 आएगा। वहीं यहाँ पे जब पेयरिंग करेंगे तो मतलब यहाँ पे पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड भले से लेकिन हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से Cu प्लस कितना, Cu पे +1 मतलब कितना आ जाएगा 3D9 4s1, मतलब इसमें चला जाएगा 4D10 हो जाएगा। बस ये D खाली ही नहीं हो पा रहा इसलिए आपका sp3 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है चूज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, तो पहले तो करेक्ट देख लो। CFT जो होता है कह रहा है प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सेंटर मेटल और लिगेंड, बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि TiS2O का होल 6 + 3 शोज वायलेट कलर, हाँ ये तो सही था, लेकिन कह रहा है फिर थस कलर बिकम मोर इंटेंसिव व्हेन हीटेड, तो मोर इंटेंस नहीं होता बल्कि कलरलेस हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे H2O वेपराइज हो जाते हैं और H2O की वजह से वहाँ पे कलर शो हो रहा था और वो फिर कलरलेस हो जाते हैं, तो ये बात गलत है। CONH3 का होल 6 + 3 ये मोर स्टेबल होता है किससे, COCl का होल 6 - 3 से। और मोर स्प्लिटिंग किस में होता है, आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है। किस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है। ये न्यू बात पता चली है कि ग्रुप 15 में आपका आयनिक रेडियस जो होता है वो रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं करता है। क्या करता है, रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं करता है।
और ये लास्ट वाला ये बात याद रखना कि अगर RCONS2 हीट कर रहा है PCl5 के प्रेजेंस में तो वो RCN बनाएगा। क्या बनाएगा? RCN बनाएगा। इंपॉर्टेंट है।